हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम पायरुविक अम्ल उत्पादन के पश्चात ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं, जिसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल कहलाता है। और इस पायरुविक अम्ल के आगे के भविष्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एक 3 कार्बन युक्त कंपाउंड प्राप्त होता है। इसे हम पायरुविक अम्ल कहते हैं। 3 कार्बन इसमें होते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके आगे की जो प्रक्रिया है या इसका भविष्य है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो क्रिया अलग प्रकार से होगी, और अनुपस्थित है तो अलग प्रकार से होगी, और अलग या भिन्न उत्पाद प्राप्त होंगे। देखिए, पायरुविक अम्ल जो 3 कार्बन का है, यदि O2 की अनुपस्थिति होती है, या देखिए O2 की अनुपस्थिति हो तो ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? कोशिका द्रव्य में होंगी, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस के साथ होता था। ग्लाइकोलाइसिस भी कोशिका द्रव्य में होती है और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये कोशिका द्रव्य में ही घटित होंगी। और इस क्रिया को हम एक तरह से किण्वन क्रिया कह सकते हैं। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन के बिना सारी घटनाएं संपन्न होती हैं। तो यहाँ देखेंगे, किण्वन क्रिया में उत्पाद के रूप में या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनॉल प्राप्त होता है, इसीलिए इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल किण्वन या एथेनॉल किण्वन कह सकते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए देखते हैं, यदि पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, तो यह फिर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और इससे आगे घटना क्रेब्स चक्र के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहला पद है क्रेब्स चक्र में कि पायरुविक अम्ल जो है वो ऑक्सीविकारोक्सीकरण क्रिया दर्शाता है। अर्थात इसमें से जो 3 कार्बन का है, इसमें से एक CO2 की कमी होती है या निकास होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं विकार्बोक्सीकरण। याद रखें, विकार्बोक्सीकरण शब्द का अर्थ होता है CO2 का निकास, और CO2 मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, तो उसमें कार्बन का निकास हो जाता है, ठीक है। और इस क्रिया के अंत में लगभग 6 ATP अणु प्राप्त होते हैं। इसको हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद जब ये पायरुविक अम्ल ये करता है तो देखिए कैसा होता है। हाँ जी, देखिए, तो पायरुविक अम्ल का अवश्य में पढ़ेंगे। तो पायरुविक अम्ल जो कि 2 अणु आते हैं, उनमें से ये पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति है। क्या होता है? ये कोएंजाइम A से रिएक्शन करता है, एक क्रियात्मक समूह है। तो पायरुविक अम्ल कोएंजाइम A से क्रिया करता है और साथ में 5 सहकारकों की आवश्यकता होती है। सहकारक 5 कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है कोएंजाइम A, COA लिखा हुआ, जो ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा आपको? COA है। और एक NAD+, जो कि एक अपचायक है, जो कि ऑक्सीजन ग्राही का काम करता है। एक मैग्नीशियम आयन और एक लिपोइक अम्ल और एक थायमिन पायरोफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में TPP कहते हैं। ये पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक CO2 निकाल देते हैं, जो यहाँ से निकल जाती है, और साथ में एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम प्राप्त होता है, जो एक तरह से क्रेब्स चक्र में प्रवेश की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अगर ये उत्पाद नहीं बनेगा तो पायरुविक अम्ल का जो उत्पाद है या पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 NADH2 प्राप्त होते हैं, और चूँकि हमें पता है कि एक NADH2 की वैल्यू 3 ATP की होती है, इस प्रकार 2 NADH2 से हमें कुल 6 ATP का लाभ इस क्रिया में होता है, जिसे हम एक तरह से योजक क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि यह ग्लाइकोलाइसिस चक्र को क्रेब्स चक्र से जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसे योजक क्रिया कहते हैं। और इसी क्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल को 3 कार्बन संरचना से 2 कार्बन युक्त उत्पाद एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रेब्स चक्र की। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पायरुविक अम्ल में से एक कार्बन का निकास CO2 के रूप में हो जाता है, और वह एक 2 कार्बन वाले कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है, जो ऐसा दिख रहा है। तो पायरुविक अम्ल बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम, और साथ में 5 सहकारक पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्य करते हैं। आप याद रखिएगा, डिहाइड्रोजनेज जहाँ होता है उसका मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकलती है, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण क्रिया का एक उदाहरण होता है, ठीक है। यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, और ये क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम जो 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन के उत्पाद, जो कि क्रेब्स चक्र का पहले वाले क्रेब्स चक्र का अंत उत्पाद होता है, तो 2 और 4 6 हो जाते हैं, तो इस प्रकार 6 कार्बन वाला एक उत्पाद बनता है, इसे सिट्रिक अम्ल कहते हैं। ये 6 कार्बन की संख्या दर्शाता है कि इसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन का सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए हम क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं। त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, इसका अर्थ होता है बेटा कि इसमें
3 COH समूह जुड़े होने के कारण इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल या त्रि कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहा जाता है। आगे देखिए, सिट्रिक अम्ल में से फिर जल का एक अणु निकलता है और एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये सिस एकोनिटिक अम्ल बन जाता है। फिर इसमें दोबारा से देखें तो यही सेम एंजाइम रिपीट होता है, लेकिन इस बार जल का अणु जुड़ता है और Fe+2 की क्रिया होती है और ए सिस एकोनिटिक से आइसोसिट्रिक अम्ल बन जाता है। यहाँ तक कार्बन की संख्या में कोई अंतर नहीं आता, 6 बदस्तूर 6 रहती है, आगे भी 6 रहती है, तो उसमें आइसोसिट्रिक का कन्वर्जन हो जाता है बेटा, ये हो जाता है यहाँ पे ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल में। ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल मैग्नीशियम आयन जो कि एक प्रकार का उत्प्रेरक है की उपस्थिति में ट्रिकार्बोक्सिलिक एंजाइम की क्रिया को बढ़ाता है और इसमें से एक पहली बार CO2 का निकास होता है तो 6 से 1 कम हो जाता है, तो 5 कार्बन युक्त अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल प्राप्त होता है। एक प्रकार का मध्यवर्ती उत्पाद है, मध्यवर्ती मतलब बीच में मिलता है और इससे हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इसे मध्यवर्ती उत्पाद कहते हैं। ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल फिर से एक CO2 का निकास करता है और फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक NADH2 का संश्लेषण होता है। आप याद रखिए NADH2 क्या है, एक अपचायक शक्ति है जिसकी वैल्यू 3 ATP जितनी होती है। उसमें कोएंजाइम ASH कोएंजाइम A के साथ थायो शब्द यूज होता है, वो अटैच होता है और तब बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम जो 4 कार्बन का है, कोई 5 का था, एक CO2 निकल गया तो 4 कार्बन का बनता है। ठीक है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनिक अम्ल में और यहाँ पे सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है और यहाँ पे कोएंजाइम A का निकास हो जाता है। याद रखिए यहाँ पे एक GTP प्राप्त होता है। GTP क्या होती है, जैसे ATP होता है वैसे GTP होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है और उसकी ऊर्जा की वैल्यू भी उतनी होती है जितनी ATP की होती है, लगभग 7.6 किलो कैलोरी। ठीक है, सक्सिनिक अम्ल फिर आगे जाके फ्यूमेरिक अम्ल बदलता है, फ्यूमेरिक अम्ल मैलिक बदलता है और मैलिक लास्ट में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इस क्रेब्स चक्र का क्या है, अंतिम उत्पाद होता है और इसमें भी कुल 10 पद आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 4 पद तो ऐसे हैं जिनमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 6 वाले, एक 5 वाला और बाकी शेष बचे जो है 4 कार्बन वाले उत्पाद हैं। इस प्रकार की क्रिया होती है। इसमें 3 जगह पर NADH2 का संश्लेषण होता है, एक तो यहाँ पर 1 नंबर, एक यहाँ 2 नंबर और एक यहाँ 3 नंबर, तो 3 बार NADH2 मिलते हैं, 3 बनते हैं, तो इस प्रकार हमें कुल 3 3 9 यानी कि 9 ATP यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और एक होता है GTP, ये भी जोड़ लिया जाए तो कितने हो गए 10 ATP। और एक चीज़ बेटा यहाँ पे जब ये सक्सिनिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल बदलता है तो यहाँ पर FADH2 प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार की अपचायक शक्ति है, लेकिन ये NADH2 से कम ऊर्जा रखती है, इसलिए इससे हमें केवल 2 ATP ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें एक क्रेब्स चक्र में लगभग 12 ATP सिट्रिक अम्ल से ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बनने तक प्राप्त हो जाते हैं और 6 यहाँ हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें इस पूरी प्रक्रिया में कुल 30 ATP की प्राप्ति होती है। 12 कैसे बताओ, एक पायरुविक अम्ल से 12 ATP, तो 2 से 24 और 6 यहाँ पे होंगे तो कितने हो गए 30। तो उस पूरे क्रेब्स चक्र में आपको 24 + 6 ATP बनाओ 30 ATP की प्राप्ति हो जाती है। 8 आपको ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमने पहले कहा था कि ऑक्सीजन की संपूर्ण प्रक्रिया में कुल 38 ATP का उत्पादन होता है। देख लीजिए, ये क्रेब्स चक्र का संक्षिप्त वर्णन है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इसको वीडियो को देखिए, ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स के पीयर ग्रुप में, क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय जय श्री राम।